अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बाखैर व आफ़ियत से होंगे। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 3 विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत नज़म डैफोडिल्स का मुतालिया करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को बेटा देखेंगे। ये जो नज़म है बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसे आप डैफोडिल्स कहते हैं, इसको दूसरे मायनों में आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड भी कहा जाता है बेटा। इसमें हम इसके मरकज़ी ख़्याल और इसके बाद मुकम्मल इसका जो तज्ज़िया है वो बयान करेंगे, जिसमें उसकी शायरी का असलूब हो गया, जिसमें हम फ़िगर्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुए हैं, फ़िगर ऑफ स्पीच, उनको भी देखेंगे, और नज़म के जज्बाती और जो फितरी पहलू हैं उनको भी हम जो है साथ साथ डिस्कस करेंगे बेटा। अगर हम बेटा इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें इस पीस ऑफ आर्ट के, नज़म डैफोडिल्स का जो मरकज़ी ख़्याल है, ये कुदरत की खूबसूरती, तन्हाई में फ़ितरत के साथ ताल्लुक़ और यादाश्त की ताकत है। यहाँ पर शायर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बेटा एक फ़ितरत दोस्त शायर हैं, और इस नज़म में वो ज़र्द रंग के जो नरगिसी फूल होते हैं, उन फूलों को देखकर जो खुशी और रूहानी सुकून महसूस करता है वो उसको बयान करता है। यहाँ पे शायर कहता है कि जब वो तन्हा होता है या उदास होता है तो नरगिस के फूलों का मंज़र जो है वो उसके जहन में एक खूबसूरत याद की सूरत जो है वो ज़िंदा हो जाता है, और इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शायर के लिए फ़ितरत सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है बेटा, बल्कि ये अंदरूनी सुकून और रूहानी तजर्बा भी है। चले इसका हम तफसीली जो है वो तज़्ज़िया करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? आप इसको तवज्जो से सुन लें। अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर हम जो है इसकी लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे, और उसमें जो वो लिटरल मीनिंग, सरफेस मीनिंग दे रहे हैं तो हम उनको भी देखेंगे साथ साथ। नज़म डैफोडिल्स बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ की के रोमानवी ख़यालात की खूबसूरत मिसाल है, जो फ़ितरत, जज्बात और तख़य्युल को मरकज़ी हैसियत देता है। नज़म का आगाज़ शायर की तन्हाई से होता है, जैसे वो मेंशन करता है ना, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ शायर ने तशबीह, जिसे आप इंग्लिश में जो है सिमिली कहते हैं, इस्तेमाल की है। वो ख़ुद को एक बादल से तशबीह देता है जो तन्हा पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तैरता है। इससे शायर के जज्बात, तन्हाई का अंदाज़ा होता है। आगे चलकर शायर की नज़र नरगिस के फूलों की एक बड़े मंज़र पर पड़ती है, जो झील के किनारे हवा में लहरा रहे होते हैं। इन फूलों की तादाद हज़ारों में होती है, और वो ऐसे मालूम होते हैं जैसे वो खुशी से रक्स कर रहे हों। इस लाइन को शायर जो है वो पर्सोनिफाई किस तरह से करता है? 10,000 saw I at a glance tossing their heads। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि हाइपरबोले का इस्तेमाल किया गया है, 10,000 saw I at a glance। सेकंड में वो कहता है टॉसिंग देयर हेड्स, पर्सोनिफिकेशन इन स्प्राइटली डांस। यहाँ फूलों को इंसानी खसूसियत दी गई है बेटा, जैसे वो सर हिला रहे हों और ख़ुशी से नाच रहे हों। इसी तरह नज़म में इस्तारा, जिसे आप मेटाफर कहते हैं, का इस्तेमाल भी नुमायाँ है। मसलन शायर फ़ितरत के हसीन मनाजिर को वेल्थ यानी दौलत करार देता है, जो जहन में जमा हो जाती है और तन्हाई के वक्त इंसान को रूहानी खुशी मुहैया करती है। शायर ने तस्वीरी ज़ुबान, जिसे इंग्लिश में हम इमेजरी कहते हैं, का भी इस्तेमाल किया है। अब अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये मंजर बेटा जो पढ़ने वाला है उसकी आंखों में एक ज़िंदा तस्वीर की तरह उभर आता है। एक झील के किनारे
सुनहरी नरगिस के फूल हल्की हवा में लहराते और नाचते हुए, ये चीज़ जो है बेटा इंसानी कैपेबिलिटी है, इंसानी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को जो है वो विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। आपके सामने कोई स्टोरी, कोई कहानी बयान की जा रही हो तो आपका माइंड जो है वो उसको विजुअलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये विजुअल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। वर्ड्सवर्थ का अंदाज़ तहरीर निहायत सादा, रवां और फितरत से करीब तर है। वो मसनूई ज़ुबान या मुबालगा आराई से बचते हुए सच्चे जज्बात को फितरत के मनाजिर में समो देता है। इनकी शायरी आम इंसानी तजर्बात से जुड़ी होती है। जैसे हम इस नज़म में देख सकते हैं कि इस नज़म में वो सिर्फ फूलों की खूबसूरती बयान नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि फितरत किस तरह से इंसान के जज्बात, जहन और रूह पर असरअंदाज हो सकती है या होती है। नज़म का आखिरी जो कता है, आखिरी जो बंद है, उसके मरकज़ी ख्याल को मजबूत करता है। किस तरह से, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, शायर का दिल खुशी से भर जाता है और वो भी नरगिस के फूलों के साथ जैसे नाचने लगता है। यहाँ दोबारा जो तस्सीम है, जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, का इस्तेमाल है क्योंकि दिल को नाचता हुआ दिखाया गया है। आइए बेटा इसकी हम लाइन बाय लाइन जो है तशरीह करते हैं। सबसे पहले इनके जो मुश्किल अल्फाज के मैनी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बेटा। आई होप कि आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। वॉन्डर्ड भटकना या भटकता हुआ, लोनली तन्हा, क्लाउड बादल, वेल्स वादियाँ, ग्लिम्स झलक, होस्ट बड़ी तादाद में, डैफोडिल्स नरगिस के फूल, फ्लटरिंग लहराना, ब्रीज हवा, स्प्राइटली खुश मिजाज, कॉन्टीन्यूस मुसलसल या मुस्तकिल, मार्जिन किनारा, बे खलीज, 10,000 10,000, टॉसिंग हिलना, हेड्स सर, मिल्की वे कहकशा, स्ट्रेच फैलाओ या फैले हुए, गली खुशी, आउटडेट बढ़ जाना, स्पार्कलिंग चमकता हुआ, जौकंड खुश मिजाज, कंपनी संगत या सोहबत, गेस्ट घूरना या तके जाना, वेकेंट खाली, सॉलिट्यूड तन्हाई, ब्लिस मुसरत या खुशी, प्लेयर वो भी खुशी होता है, पेंसिव फिक्रमंद होना या परेशान होना, हॉट दिल, डांसेस नाचना, इनवर्ड अंदरूनी। इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं बेटा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड मैं भटका हुआ था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड एक बादल की मानंद, दैट फ्लोट्स जो कि तैरता है, ऑन हाई ऊपर, ओवर वेल्स एंड हिल्स वादियों और पहाड़ों के ऊपर से जो तैरता रहता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं एक आवारा बादल की तरह जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता रहता है घूम रहा था। When all at once जब अचानक, I saw a crowd मैंने एक हजूम देखा। अब यहाँ पे देखिए lonely as a cloud सिमिली के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे वो कहता है when all at once जब अचानक, I saw a crowd, क्राउड जो है बेटा वो लोगों के मजमूए को कहते हैं। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की गई है। When all at once I saw a crowd जब अचानक मेरी नज़र जो है वो नरगिसी फूलों के एक हजूम पे पड़ी। A host of golden daffodils क्या था? A host of सुनहरी नरगिसों का एक हजूम था। Beside the lake झील के किनारे, beneath the trees दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज जो हवा में लहलहाते और नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं बेटा इसकी। मैं एक बादल की तरह अकेला घूम रहा था जो पहाड़ों और वादियों के ऊपर बुलंद होकर तैरता है, जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। हजूम किसका था? सुनहरी नरगिसों का एक हजूम था। झील के किनारे दरख्तों के नीचे वाक़े थे, हवा में लहलहा रहे थे और नाचते हुए या रक्स करते हुए दिखाई देते थे। अब ये पहला स्टैंजा है बेटा जिसके अंदर जो है वो एक सिचुएशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि किस तरह से और कहाँ पे उसने जो है वो नरगिसी फूलों को देखा। अब सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं बेटा हम। कॉन्टीन्यूअस मुस्तकिल, एज द स्टार्स उन सितारों की मानिंद, दैट शाइन जो चमकते हैं,
एंड ट्विंकल और टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में चमकते हैं या टिमटिमाते हैं। यहाँ पे देखिए एज द स्टार्स, एज जो है वो सिमिली के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स, उन सितारों की मानिंद दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टिमटिमाते रहते हैं। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन होती है बेटा? कोई भी नहीं होती, हर कतार ऐसी होती है जो ख़त्म होने वाली हो, तो हम इसको यहाँ पे हाइपरबोले कह सकते हैं बेटा, एग्जैजरेट किया गया है। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना ख़त्म होने वाली कतार में, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए वे, एक झील के किनारे पे। 10,000 saw आई एट अ ग्लांस, अगेन देखिए यहाँ पे 10,000 saw आई एट अ ग्लांस, अगेन इसको जो है ना हाइपरबोले के तौर पे यूज़ किया गया है कि उसकी एग्जैजरेशन कर रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के। डेफिनेट सी बात है कि उसने काउंट तो नहीं कर लिए थे कितने हैं, बस उसने क्या किया, उसकी अफादियत को बयान करने के लिए बेटा उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। 10,000 saw आई एट अ ग्लांस के एक ही नज़र में मैंने 10,000 नरगिसी फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सिरों को खुशी से हिलाते हुए रक्स कर रहे थे। इनकी ट्रांसलेशन की तरफ आते बेटा, वो सितारों की तरह मुसलसल चमकते थे जो आसमानी रास्ते पर टिमटिमाते हैं। वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे, एक झील के किनारे के साथ। मैंने एक लम्हे में 10,000 नरगिसी फूल देखे जो अपने सिरों को खुशी से हिलाते हुए नाच रहे थे। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं बेटा। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, लहरें उनके पीछे, उनके साथ साथ या उनके पीछे जो लहरें थी वो भी रक्स कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग इन गली, लेकिन चमकती हुई लहरों को जो खुशी इनकी नरगिसी फूलों की जो खुशी थी वो उन लहरों से ज़्यादा थी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुद को खुश होने से रोक नहीं सकता है। यहाँ पे मुसर्रत, गे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुसर्रत के लिए इस्तेमाल हुआ है। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह की या ऐसी खुशगवार सोहबत में, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता ही चला गया। बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा सोचा। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मंजर था, ये जो नज़ारा था, इससे उसको, वेल्थ जो है वैसे दौलत को कहते हैं, यहाँ पे जो है उसके खुशी को बयान किया जा रहा है कि ये मंजर जो है उसके लिए क्या खुशी लेकर के आया है। इनके करीब लहरें भी नाच रही थीं, मगर वो चमकती हुई लहरों को खुशी में पीछे छोड़ गए थे। एक शायर खुद को खुश होने से ना रोक सकता। ऐसी खुशगवार सोहबत में मैं देखता रहा और देखता रहा, मगर कम सोचा कि ये मंजर मेरे लिए क्या दौलत लेकर आया था, ये क्या खुशी लेकर आया था। लास्ट स्टैंजा है बेटा इसका। फॉर ऑफन, जब कभी, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब कभी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, खाली या गमगीन मिजाज में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे जहन में चमक उठते हैं। इनवर्ड आई यहाँ पे वैसे तो दिमाग की आंखें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको देखें कि उसको तख़य्युल होता है, वो उसको सोचने लगता है, समझने लगता है या इमेजिन करने लग जाता है। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई की खुशी है या रहमत है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और इस तरह मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन नरगिसी फूलों के साथ नाचने लगता है। जब कभी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ खाली या गमगीन मिजाज में, वो मेरे जहन में चमक उठते हैं जो तन्हाई की खुशी है, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और नरगिसों के साथ नाचने लगता है या रक्स करने लगता है। अगेन बेटा हम पहले स्टैंजा की तरफ चल रहे हैं, मैं इसको ओवरऑल जो है वो समराइज़ कर देता हूँ। पहले स्टैंजा के अंदर शायर कहता है कि मैं उस आवारा बादल की तरह जो कि वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता रहता है, मैं घूम रहा था, जब अचानक मेरी नज़र जो है वो नरगिसी फूलों के एक हजूम पर पड़ी जो कि नदी के साथ और दरख्तों के नीचे थे और हवा के साथ नाच और लहलहा रहे थे या रक्स कर रहे थे और लहलहा रहे थे। सेकंड स्टैंजा के अंदर बेटा वो कहता है कि वो उन सितारों की मानंद थे जो कि मिल्की वे में या कहकशां में चमकते और टिमटिमाते रहते हैं। वो एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे जो कि
एक नदी के किनारे के करीब वाक़े थे। एक ही नज़र में, शायर कहता है कि एक ही नज़र में मैंने 10,000 नरगिसी फूल देखे जो कि अपने सरों को खुशी से हिलाते हुए रक्स कर रहे थे। लास्ट टाइम यहाँ पे थर्ड स्टैंजा बेटा हमारे पास, यहाँ पे वो कहता है कि उनके करीब जो लहरें थी वो भी रक्स कर रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स की खुशी थी वो उन लहरों से जो उसके पीछे रक्स कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा थी। एक शायर जो है वो इस तरह की पुरमसरत सोहबत में अपने आप को जो है वो खुश कर सकता है या खुशी महसूस कर सकता है। यहाँ पर वो ये भी मेंशन करता है कि मैंने उनको देख के, मैं उनको देखता चला गया और कम सोचा, ये सोचा क्या था कि ये मंज़र जो है मेरे लिए किस तरह की खुशी लेकर के आया है। लास्ट टेंस है बेटा, यहाँ पे वो अपने एंडिंग जो कतात है उनको बयान करता है। यहाँ पे वो कहता है कि किस तरह से जब कभी वो गमगीन हालत में या खाली दिमाग में अपने बिस्तर पर लेटता है तो वो जो नरगिसी फूलों का मंज़र था वो उसके दिमाग में आ जाता है या उसकी सोचों में आ जाता है, जो कि तन्हाई में उसके लिए राहत का सबब बनता है, और इस तरह से उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और उन नरगिसी फूलों के साथ जो है वो रक्स करने लग जाता है। यहाँ तक तो थी बेटा हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इसके कम्प्रीहेंशन की तरफ बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? इस नज़म का ये है, सॉरी, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द डैफोडिल्स? इस नज़म का मरकज़ी थीम क्या है? The central theme of the poem is the beauty of nature and the joy it brings. The poet expresses how the sight of the daffodils lifts his spirits and fills him with happiness even in solitude. इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेटा। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल कुदरत की खूबसूरती और इसकी खुशी को बयान करता है। शायर ये जाहिर करता है कि नरगिसों का मंजर देखकर उसके दिल में खुशी आती है और वो तन्हाई में भी खुशी महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोएट सॉ द डैफोडिल्स। हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? द पोएट सॉ द डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. This peaceful natural setting contributes to the uplifting mood of the poem, making it a joyful and serene experience. शायर ने नरगिसों को एक झील के किनारे दरख्तों के नीचे देखा जो हवा में लहलहा और नाच रहे थे। ये पुरअमन और कुदरती मंजर नज़म के मजमूई मिजाज को खुशगवार और सुकून बख्श बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स? What imagery does he use to bring them to life? The poet describes the daffodils as golden flowers fluttering and dancing in the breeze. He uses vivid imagery of stars twinkling in the sky and a never-ending line stretching along the bay to bring the daffodils to life. शायर नरगिसों को सुनहरे फूलों के तौर पर बयान करता है जो हवा में लहलहा रहे और नाच रहे थे। वो आसमान में चमकते हुए सितारों और झील के किनारे के साथ एक मुसलसल कितार की वजाहत करके नरगिसों को हकीकत का रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। द पोएम personifies the daffodils by describing them as dancing and fluttering, actions typically associated with the living beings. शायर नरगिसों को नाचते और लहलहाते हुए बयान करता है जो कि जानदार मौजूदात के साथ वाबस्ता अफ़आल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। What is the effect of the rhyme scheme on the poem's rhythm and flow? The poem follows an ABABCC rhyme scheme which creates a musical rhythm and smooth flow, enhancing the overall impact of the poem. नज़म में ABABCC
काफिया है जो एक मौसीकी की तरह के रिदम और रवानी पैदा करता है जिससे नज़म का मजमूई असर मज़ीद बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, वाई डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जोकन कंपनी? What impact do they have on him? The poet calls the daffodils jocund company because their lively and joyful presence lifts his spirits. They have a positive impact on him, making him feel happy and cheerful. शायर नरगिसों को खुशगवार सोहबत कहता है क्योंकि उनकी जिंदा दिल और खुशी भरी मौजूदगी इसके जज्बात को बेदार करती है। ये इस पर मस्बत असर डालती हैं और उसे खुश और खुशहाली महसूस कराती हैं। एडिशनल बॉक्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं बेटा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट इज ही डूइंग इन द बिगिनिंग? द स्पीकर इन द पोएम is the poet himself, William Wordsworth. At the beginning of the poem, he was wandering alone, like a cloud over valleys and hills. विलियम वर्ड्सवर्थ नज़म में बोलने वाला खुद शायर है। नज़म के आगाज़ में वो वादियों और पहाड़ों के ऊपर बादल की तरह अकेला घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, what natural elements what natural element is the speaker being compared to in the first line? The speaker compares himself to a cloud in the first line of the poem. शायर ने नज़म की पहली लाइन में खुद को बादल से मवाजना किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? The speaker encounters the daffodils beside a lake beneath the trees. They are described as golden and fluttering and dancing in the breeze. शायर नरगिसों को एक झील के किनारे दरख्तों के नीचे देखता है। इन्हें सुनहरी हवा में लचकते और नाचते हुए बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स? किस तरह से वो बयान करता है? द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज अ वास्ट नंबर, comparing them to stars that shine continuously and stretch in never ending line. शायर नरगिसों की तादाद को बहुत ज़्यादा बयान करता है और इन्हें चमकते हुए सितारों के साथ मवाजना करता है जो मुसलसल चमकते हैं और कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, what action are the daffodils performing in the breeze? The daffodils are fluttering and dancing in the breeze. नरगिसों ने हवा में लचकने और नाचने का अमल किया हुआ है। छठा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, how do the waves beside the daffodils compare to the daffodils themselves? The waves beside the daffodils are also dancing, but the poet says they are outdone in joy, but the daffodils sparkle more than the waves. नरगिसों के साथ लहरें भी नाच रही हैं, लेकिन शायर कहता है कि नरगिसों की खुशी लहरों से ज़्यादा है, नरगिसें लहरों से ज़्यादा चमक रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारे पास, what effect do the daffodils have on poet's mood? The daffodils lift the poet's spirit, making him feel happy and cheerful. They have a positive and uplifting effect on him. नरगिसें शायर के जज्बात को बुलंद करती हैं और इसे खुश और खुशहाल महसूस कराती हैं। इनका इस पर मस्बत और खुशगवार असर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, व्हाट डज द पोएट मीन बाय जोकंड कंपनी? जोकंड कंपनी से उससे क्या मुराद है? बाय जोकंड कंपनी द पोएट रेफर्स टू द जॉयफुल एंड चेयरफुल प्रेजेंस ऑफ द डैफोडिल्स. Their liveliness makes him feel happy and content. खुशगवार सोहबत से शायर का मतलब है नरगिसों की खुशी और जिंदा दिली से भरपूर मौजूदगी। इनकी चुस्ती और खुशी इसे खुश और मुतमईन महसूस कराती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड? When the poet lies on his couch in a vacant or pensive mood, the memory of the daffodils flashes in his mind, filling him with pleasure and joy.
जब शायर अपने बिस्तर पर खाली या गमगीन हालत में लेटता है तो नरगिसों का मंजर इसके जहन में चमक उठता है और वो खुशी और सुकून से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाट इज़ द इनवर्ड आई दैट द पोएट मेंशंस? द इनवर्ड आई रेफर्स टू द पोएट्स इमेजिनेशन और इनर विजन. It allows him to relieve the joyful memory of the daffodils even when he is alone. अंदरूनी आँख या इनवर्ड आई से मुराद शायर की तख़य्युल या अंदरूनी बिसारत है। ये उसे नरगिसों के खुशगवार मंज़र को दोबारा जीने की इजाज़त देती है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है एडिशनल बॉक्स क्वेश्चन का। हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोएट इन द एंड? इन द एंड द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स fills the poet's heart with pleasure and happiness, making him feel joyful and content once again. आखिरकार नरगिसों की याद शायर के दिल को खुशी और सुकून से भर देती है और वो दोबारा खुश और मुतमईन महसूस करता है। नेक्स्ट बेटा जो है MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया बेटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? यहाँ को टिक करना है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? अपने आप को वो एक क्लाउड से जो है वो तशबीह देता है बेटा। नेक्स्ट, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? कहाँ पे देखा? बिसाइड अ लेक। नेक्स्ट बेटा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स? बताता है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। पांचवा है बेटा हमारे पास, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच? उनको एक स्टेरी नाइट की तरह जो है वो तशबीह देता है बेटा। छठा है, हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सा एट अ ग्लांस? 10,000 वो यहाँ पे मेंशन करता है बेटा। Which word best describes the poet's initial feeling before he sees the daffodils? Lonely. What effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them? They bring him joy होगा बेटा यहाँ पे। Next, what phrase does the poet use to describe his reflective moments about the daffodils? वो यहाँ पे बताता है in a vacant or in pensive mood. लास्ट है बेटा यहाँ पे हमारे पास, विच लाइन फ्रॉम द पोएम बेस्ट कन्वेज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोएट? यहाँ पे सी ऑप्शन बेटा आपके पास है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा, कनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग की तरफ। ये साथ साथ हमने इसको डिस्कस किया है, तो हम इससे आगे जो है बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनोटेशंस की तरफ आ रहे हैं। गेज वर्सेस स्टेयर। गेज जो है बेटा पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जबकि स्टेयर जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरफ आते हैं, अ लविंग और एडमायरिंग लुक रिफ्लेक्टिंग इंटरेस्ट और कंटेम्पलेशंस हो गया बेटा। जबकि नेगेटिव कॉनोटेशन जो है इसकी है, क्लाउड इम्प्लाई एन ओवरली इंटेंसिव और इन्वेसिव लुक ऑफ प्रोलॉन्ग्ड। स्टेयर की तरफ आते हैं बेटा, नेगेटिव कॉनोटेशन इसकी है, एन इंटेंस रूड और अनकंफर्टेबल लुक दैट मे इन्वेड समवन्स प्राइवेसी। शाइन वर्सेस ग्लेयर। पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरफ आते हैं बेटा, रेडियंस, ब्रिलियंस और अ प्लीज ग्लो ऑफन रिप्रेजेंटिंग सक्सेस और ब्यूटी। नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ, मे इम्प्लाई एन एक्सेस ऑफ brightness or something that is overwhelming. Glare की तरफ आते हैं बेटा, a negative connotation, a harsh uncomfortable light that can cause irritation or discomfort. Hoard versus collect. Hoard क्या है बेटा? नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ आते हैं, accumulating items. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। हाउ डज इट हेल्प कन्वे द पोएट्स मूड? जहाँ पे पहले लाइन जो है बेटा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो सिमिली इस्तेमाल की गई है इसको हमने बताना है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये वाली सिमिली है फर्स्ट लाइन के अंदर। अब
This simile compares the poet's lonely state to a cloud. It conveys the poet's feeling of isolation and aimlessness. By comparing himself to a cloud, the poet emphasizes his detachment from the world and the emptiness he feels before encountering the daffodils. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, फाइंड टू एग्जांपल्स ऑफ personification in the poem. How does this literary device enhance the description of the daffodils? कहाँ पे इस्तेमाल की गई है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और दूसरी यहाँ पे द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. These examples give human qualities to daffodils and the waves, making them seem lively and joyful. The personification brings the natural world to life, making the scene more vibrant and animated, which enhances the sense of joy and energy that the poet experiences. Question number 3 है बेटा हमारे पास, what is the purpose of the hyperbole in the poem? How does it affect your understanding of the poet's experience? यहाँ पे जहाँ पे वो mention करता है 10,000 saw I at a glance. The hyperbole emphasizes the vastness and overwhelming beauty of the field of daffodils. It suggests that the poet was deeply moved by the sight, and the exaggeration helps to convey the impact of the scene on his emotions, showing how profound and uncomfortable the experience was. Question number 4 है हमारे पास बेटा, explain the metaphor they flash upon their inward eye. What does this tell you about the poet's memory of the daffodils? Inward eye represents his inner vision of our memory. This suggests that the daffodils have made a lasting impression on the poet, and even in solitude, they continue to bring him joy and pleasure through his memories. Question number 5 है बेटा हमारे पास, identify an example of alliteration in the poem. How does it contribute to the poem's musical quality? यहाँ पे alliteration की अगर हम बात करें, a host of golden daffodils. अब यहाँ पे देखें इसके अलावा और भी जो है काफ़ी जगहों पे जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया है बेटा. The repetition of the D sound in the host and daffodils creates a rhythmic musical quantity. Alliteration enhances the flow of poem, making it more pleasant to read aloud and adding to the lyrical nature of Wordsworth's writing. Question number 6 है बेटा हमारे पास, describe the imagery Wordsworth uses to compare the daffodils to stars. What effect does this comparison have on the reader? Imagery continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. This comparison creates a vivid picture of daffodils stretching endlessly like stars in the sky. The imagery invokes feelings of awe and wonder, suggesting the timeless and infinite beauty of nature. It enhances the reader's perception of the daffodils as something magical and otherworldly, elevating the scene of one of celestial beauty. Next exercise की तरफ आते हैं बेटा. Choose the appropriate words and phrases for effect. Simile. The baby's skin was as soft as silk. यहाँ पे खाली जगह आपको देगी, उनको हमने फिल करना है बेटा. Personification. Next बेटा. The wind danced through the trees, whispering secrets. Number 3 बेटा हमारे पास hyperbole है. I was so hungry, I could eat a horse. Next बेटा हमारे पास imagery है. The sky was painted with hues of pink and purple as the sun set. D option बेटा. Next बेटा metaphor है हमारे पास. Time is a great healer. D option. Assonance. The lazy cat sat on a mat. Next बेटा alliteration है हमारे पास. The cold crisp clean snow crunched underfoot. Next exercise बेटा, answer the following questions. Discuss why Wordsworth
has chosen certain figures of speech over others in the daffodils. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशंस की है. कंपाउंड प्रेपोजिशन से जो हमने इसको फिल करना है, तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसको फिल कर दिया बेटा. पहला है आपके पास अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. द पार्क इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी. इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन है बेटा. मैं इसको जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए. ये हो गया, यहाँ से हो गया इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट बेटा आपके अंदर शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ. ये आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया बेटा. ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर ड्यू टू द हैवी रेन ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक वी वर लेट फॉर द स्कूल. इन एडिशन टू, ये आपके पास बेटा कंपाउंड प्रपोजिशन बनती है यहाँ पे. इन एडिशन टू हिज एकेडमिक वर्क ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स. नेक्स्ट छठा है बेटा इन स्पाइट ऑफ किसी चीज़ के बरक्स बेटा. इन स्पाइट ऑफ रेन द मैच कंटिन्यूड. नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. पहला सेंटेंस आपके पास है अकॉर्डिंग टू का. अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट टुमारो विल बी सनी. नेक्स्ट बेटा आपका इन फ्रंट ऑफ के रिलेटेड है. द डॉग इज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर फॉर इट्स ओनर. नेक्स्ट बेटा आपके पास ऑन बिहाफ ऑफ है. द लॉयर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हर क्लाइंट ड्यूरिंग द ट्रायल. फोर्थ बेटा आपके पास ड्यू टू है. द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज़. नेक्स्ट पाँचवा बेटा आपके पास इन एडिशन टू था. तो इन एडिशन टू स्टडीइंग शी आल्सो एंजॉयज पेंटिंग इन हर फ्री टाइम. छठा बेटा आपके पास इन स्पाइट ऑफ था. इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स दे मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. नेक्स्ट बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की तरफ आते हैं. कंपाउंड प्रेपोजिशन जैसे आपको बताया गया था, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होते हैं किसी भी प्रोपोजिशन को किसी बेस वर्ड से मिला के हम नई जो रूट वर्ड के साथ जब हम वो प्रेपोजिशन लगाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन बनती है. और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मीन के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं या किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हो, तो इनको भी हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते थे. यहाँ पे देखते हैं बेटा द बुक ऑन द शेल्फ. ये ऑन द शेल्फ जो है ये आपके लिए कंपाउंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है. द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन. ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज भी बनता है. शी डांस्ड विद ग्रेस. ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज बनेगा विद ग्रेस जो है. इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा. दे ट्रेवल्ड टू द माउंटेन्स. टू द माउंटेन्स क्या है, यहाँ पे आपके पास एडवर्ब फ्रेज भी बनता है. नेक्स्ट बेटा द कैट अंडर द टेबल जो है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है और ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज भी है. द कैट अंडर द टेबल इज स्लीपिंग. नेक्स्ट बेटा ही अराइव्ड आफ्टर डिनर. आफ्टर डिनर आपके पास जो है वो अगेन जो है यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो गया बेटा. नेक्स्ट बेटा द पेंटिंग ऑन द वॉल. ऑन द वॉल क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया बेटा. और ये कंप्लीट जो है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बनता है. सेंटेंस यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को इस्तेमाल करके उनसे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं. इन द मॉर्निंग आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. इन द मॉर्निंग क्या है आपके पास, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया बेटा. द शूज आर अंडर द बेड वेयर आई लेफ्ट देम. नेक्स्ट बेटा ही ग्रीटेड एवरीवन विद अ स्माइल. इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है बेटा वी डिसाइडेड टू गो आउट आफ्टर द गेम. पांचवा बेटा हमारे पास द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द रूफ इन द मॉर्निंग लाइट. नेक्स्ट बेटा पैराफ्रेज ऑफ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, जिसको हमने ऑलरेडी किया था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अगेन कर दिया है. द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ इवन व्हेन लाइंग अलोन इन अ क्वाइट एंड thoughtful mood, the memory of the daffodils comes to him. This memory brings him immense joy and fills his heart with pleasure. He feels as
if he is dancing along with the daffodils, experiencing their lively and happy energy again. शायर ये सोचता है कि जब वो अकेला आराम कर रहा होता है या गहरी सोच में डूबा होता है तो नरगिसों की याद उसके जहन में आती है। ये याद उसे बेहद खुशी देती है और उसके दिल को लज्जत से भर देती है। उसे ऐसे लगता है जैसे वो नरगिसों के साथ रक्स कर रहा हो, जैसे वो खुशी और ज़िंदगी की तवानाई दोबारा महसूस कर रहा हो। जी बेटा, यहाँ पे मेन आइडियाज़ और थीम्स जो डिस्कस किए गए उनको मैंने मेंशन कर दिया है। मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन। मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन में क्या है बेटा? दिस स्टैंजा हाइलाइट्स द पावर ऑफ मेमोरी as the poet reflects on the joyful moment of seeing the daffodils even when he is alone. दूसरी बेटा joy and solitude हो गया। It presents the idea that even in solitude memories of nature can bring happiness and lift the spirits. एंडिंग लाइन में जब वो कहता है ना कि इस तरह से मेरा दिल भी जो है वो उनके साथ नरगिसी फूलों के साथ झूमने लग जाता है। द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। द पोएट सजेस्ट that the beauty of nature, like the daffodils, has the ability to fill one's heart with joy even after the moment has passed. जब वो उनको याद करता होता है, मोमेंट गुजर चुका होता है, लेकिन तब भी जो है वो उसके माइंड में आ रही होती हैं। Connection to nature. The poet feels deeply connected to the daffodils as their lively image continues to influence his mood long after he has seen them. This stanza shows the lasting impact nature can have on the human soul even when removed from the physical presence of the beauty. Next बेटा ऑब्जेक्टिव समरी है। समरी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो आप जो है ना उसको देख सकते हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें बता दी गई हैं वो सारी आपके साथ मैंने शेयर की हैं। उसको तवज्जो से उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, समरी भी कर सकते हैं। और इस लेक्चर के स्टार्ट पे भी जो है वो तमाम चीज़ें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर तो आपको ये चीज़ें या समरी वगैरह कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर दूँगा बेटा।